नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीएस के लिए एक नई सीरीज लेकर आपके सामने हूं। इसका नाम होगा डेली एमसीक्यू सीरीज और इस सीरीज में हम यूपी पीसीएस, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, इसके अलावा वीडियो की पुनः परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल संभावित और ऐसे प्रश्न जो कि आपको सरलता से सिर्फ पेड कोर्स में ही मिल पाते हैं और फ्री में तो बहुत कम चैनल इसको पढ़ाते हैं। तो एक शानदार सीरीज लेकर आपके सामने हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। प्रतिदिन 10 प्रश्नों की ये सीरीज आपके सामने रहेगी। अगर आप चाहें तो अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। प्रतिदिन 10 प्रश्न, तो आपकी परीक्षा तक आपके पास अच्छे खासे प्रश्नों का अच्छा खासा संकलन रहेगा। इसलिए कि यही कहूँगा कि आज से ही एक कॉपी और पेन रख लीजिए और जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा उसको लिखते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी सामान्य जागरूकता को टेस्ट करेगा। प्रश्न है कि मंकी पॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मंकी पॉक्स विषाणुओं से फैलने वाला रोग है जिसकी पहचान बंदरों में की गई थी। ये कथन जी हाँ सत्य है। मानवों में मंकी पॉक्स आमतौर पर पश्चिमी और केंद्रीय अफ्रीका में फैलता रहा है। यह कथन जी हाँ सत्य है। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी मंकी पॉक्स के रोगी पाए गए हैं। ये कथन भी सत्य है। मंकी पॉक्स का टीका खोज लिया गया है। अच्छा बताओ, ये कथन सही है या गलत? जी हाँ, ये कथन गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर बनेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा जारी किया गया? तो 4 निकायों के नाम हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब यही है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक समर्पित निकाय है। तो वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया था? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यानी कि यूएनईपी के द्वारा नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैच शीर्षक से जारी फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शहर में ध्वनि प्रदूषण विश्व में सर्वाधिक है? तो कौन से शहर में ध्वनि प्रदूषण सर्वाधिक है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर, बताओ। जी हाँ, ऑप्शन ए ढाका। और दूसरे स्थान पर कौन सा शहर था? तो भारत का मुरादाबाद। तो दोस्तों 119 डीबी का जो ध्वनि स्तर होता है, आपको पता ही है कि जो ध्वनि स्तर की प्रबलता होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है और इसको जो है डीबी से इंडिकेट करते हैं। तो 119 डीबी ध्वनि स्तर के साथ ढाका पहले स्थान पर है। भारत का मुरादाबाद शहर जहाँ पर ध्वनि स्तर है 114 डीबी, तो दूसरा शहर है। यानी कि क्रमशः दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण रखने वाले शहर हैं उसमें पहले स्थान पर ढाका है और दूसरे स्थान पर है मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो 4 विकल्प हैं। चौथे से शुरू करते हैं। आकांक्षी जिलों में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने से, ये गलत है। आकांक्षी विकास खंडों में 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने से, ये भी सही नहीं है। पूर्व प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा से, ये भी गलत। सभी के लिए शिक्षा से, तो यही सही है ऑप्शन ए। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर साक्षर लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सहायता करना। यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको साक्षर बनाना नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत 2022-23 से लेकर 26-27 तक की जो अवधि होगी, इसके दौरान पूरे देश में 5 करोड़ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको साक्षर बनाना है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और इसके बाद यहाँ से आपको विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। जैसे कि बादशाही मस्जिद लाहौर में किसने बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया?
बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया और मोती मस्जिद किसने बनवाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, इसको बनवाया था किसने, औरंगज़ेब ने। एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहाँ ने। बुलंद दरवाज़ा आपको पता ही है, अकबर ने। और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिकी की शुरुआत की थी। एक पत्रिका थी जिसका नाम था द सोशलिस्ट। तो इस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो ऑप्शन में है गुलाम हुसैन, मुजफ्फर अहमद, एम ए डांगे और एस वी घाटे। तो सही जवाब हो जाएगा जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, यानी कि एम ए डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिकी की शुरुआत की थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन था। हाई सोशलिज्म एक किताब थी, इसके लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स देखो, इसके लेखक थे जयप्रकाश नारायण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। जयप्रकाश नारायण ने 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनता पार्टी के संस्थापक रहे और इनकी डेथ कब हुई थी, 1980 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उप समिति का गठन किया गया था। कौन इसका सदस्य नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हाँ थे, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी उसमें नहीं थे। तो यही हमारा उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये याद रखना, 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में जो कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुई थी तो उनकी गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय और कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए जो एक संसदीय उपसमिति बनी थी उसमें सी राजगोपालाचारी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की है। अवंतीवर्मन, दिद्दा, हर्ष या फिर ललितादित्य। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन की बात नहीं हो रही, हर्ष लोहार वंश का एक राजकुमार का लीजिए, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और यही इसका आंसर भी है। देखो आपको बता दें कि कल्हड़ ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण हर्ष की आलोचना की। हर्ष लोहार वंश के मंत्री कलश का पुत्र था और कश्मीर का नीरो कहा जाता है किसको, हर्ष को। अच्छा, एक कहावत है ना कि रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, मतलब इनको देश दुनिया से लेना देना कुछ नहीं था। कल्हड़ की राजतरंगिणी जो किताब है उसमें हर्ष को तुरसक कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था। अच्छा प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, नाना फडणवीस का जो मूल नाम था क्या था, तो इनका नाम था फ्रेंड्स यहाँ पर बालाजी जनार्दन भान। तो फ्रेंड्स ये थे आज जीएस के 10 प्रश्न। आज पहला दिन था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी, तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ लगातार चलती रहे, अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ ये सीरीज़ जारी रखिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।